अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कोरियन थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है अनलॉक। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 6.4 स्टार है आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन का शिकार हो जाती है जब उसका मोबाइल एक ऐसे ख़तरनाक आदमी के हत्थे चढ़ जाता है जो कि उसके मोबाइल को यूज़ करके उसकी हर हरकत पे, हर मोमेंट पे नज़र रखे हुए है। मुझे उम्मीद है कि फ़िल्म की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म के स्टार्ट में हम नामी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि फ़न लविंग, सुपर एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जेटिक और लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने वाली एक लड़की है। नामी के फादर एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं जहाँ पे कभी कभी नामी उनका हाथ बटाने के लिए चली जाती है, और वो खुद एक कॉस्मेटिक कंपनी में काम करती है जहाँ पे उसकी बॉस उससे बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम योंजो है। नामी अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश है और मस्ती करती रहती है। नामी अपने दिन के ज़्यादातर हिस्से में मोबाइल यूज़ करती रहती है, अपने ऑफिस में काम करते हुए, किसी से भी बात करते हुए, किसी पार्टी में, इवन कि वो जस्ट मोबाइल ही यूज़ करती रहती है। एक दफ़ा वो किसी पार्टी से वापस आ रही थी तो बस में उसकी आंख लग जाती है और उसे पता नहीं चलता उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो घर में मोबाइल के बगैर ही आ जाती है। अब यहाँ पे उसका मोबाइल किसी लड़के को मिल जाता है। अगले दिन हम नामी को देखते हैं जो कि अपने घर पे गहरी नींद सो रही थी। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त आके उसे जगाती है और नामी को ख्याल आता है कि उसका मोबाइल गायब है। तभी वो अपने मोबाइल को ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसे मोबाइल नहीं मिलता तो अपने मोबाइल पे कॉल करने लगती है, जिसे वो रिसीव करता है और ख़ुद बात ना करते हुए अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किए हुए मैसेजेस को फीमेल वॉइस में बुलवाता है, जिससे ऐसा लगे कि वहाँ पे एक लड़की बात कर रही है। और वो फीमेल वॉइस में से बताता है कि हाँ, तुम्हारा मोबाइल मेरे ही पास है, जिसमें नामी उसे एक होटल में बुलाती है, जिस पे वो राज़ी भी हो जाता है। फिर वो लड़का इसका मोबाइल चेक करने लगता है, लेकिन पासवर्ड ना होने की वजह से वो इसे खोल नहीं पाता, और इसी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है तो वो मोबाइल की स्क्रीन ही तोड़ देता है। दूसरी तरफ शहर से दूर जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था, और इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर कर रहा था जो अपने साथी को कहता है, इस कत्ल का शक मुझे अपने बेटे जून पे है जो कि 7 साल से गायब है। और जून कोई और लड़का नहीं बल्कि वही था जिसे नामी का मोबाइल मिला था। तो उसका साथी उससे कहता है कि आपको सिर्फ शक है, उसे पकड़ने के लिए हमारे पास ठोस सबूत होने चाहिए। खैर, उस पुलिस ऑफिसर का कहना 7 साल पहले जब उसका बेटा उसे छोड़ के गया था तो उस वक्त वो ऐसा नहीं था और ना ही उसके अंदर किसी को मारने की हिम्मत थी। अब हम नामी को देखते हैं जो कि अपने फादर के रेस्टोरेंट में आई थी, और यहाँ पे उसके फादर उसे एक स्पेशल ड्रिंक बना के देते हैं जो कि उसे हैंगओवर से निकलने में हेल्प करेगी, और ये ड्रिंक वो सेल नहीं करते थे। ये उसके फादर की स्पेशल ड्रिंक थी जो वो सिर्फ अपनी बेटी को ही दिया करता था। अब इसी कैफ़े शॉप पे उसे जून की कॉल आती है जो कि फ़ीमेल वॉइस में उसे बता रहा होता है कि गलती से तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन मुझसे टूट गई, तो मैंने उसे रिपेयर शॉप पे दे दिया है और बिल भी मैंने पे कर दिया है, तो नामी जाके वहाँ से फ़ोन ले ले। खैर, उसके बताए हुए पते पे नामी जाके अपना फ़ोन ले लेती है, और यहाँ पे चीज़ें एक्चुअली इतनी सीधी नहीं हैं। हुआ ये है कि ये मोबाइल रिपेयर शॉप एक्चुअली जून की ही है। तभी वो नामी से मोबाइल की डिटेल लेने के दौरान उसका पासवर्ड भी ले लेता है, और मोबाइल ठीक करने के दौरान वो उसमें हैक करने वाला एक कैमरा भी डाल देता है। तो पहली बात ये थी कि ये शॉप जॉन की ही थी, और वो ठीक करने के दौरान उसमें एक स्पाई कैमरा और इसके अलावा हैक करने वाली डिवाइस भी डाल देता है। इसके बाद वो उसके मोबाइल को एक दूसरे मोबाइल में लोड कर देता है। अब चूँकि जून ने मास्क पहना हुआ था, इस वजह से नामी उसे पहचान नहीं पाती और वो अपना मोबाइल लेके यहाँ से चली जाती है। अब जो नामी अपने मोबाइल पे कर रही थी वो सब कुछ जून भी देख रहा था, क्योंकि उसने नामी के मोबाइल को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो भी नामी के मोबाइल को चला सकता था। वो नामी की चैट्स, मैसेजेस, कॉल और यहाँ तक कि नामी पे कैमरे के ज़रिए से नज़र रखे हुए था। अब नेक्स्ट डे नामी जब अपने फादर के रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है तो वहाँ पे जून भी आ जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। अब नामी इसे पहचान नहीं पाती क्योंकि दुकान में जब वो उससे मिली थी तो उसने मास्क पहन रखा था, और होटल में आके वो सबसे पहले उनकी स्पेशल ड्रिंक मांगता है।
अब चूंकि उसने मोबाइल के ज़रिए से नामी पे नज़र रखी हुई, इस वजह से उसे नामी के बारे में हर चीज़ पता होती है। उसे कौन कौन सी गेम पसंद है और किन किन चीज़ों में उसे इंटरेस्ट है, और इन सब बातों से वो नामी को इम्प्रेस कर लेता है और फिर उसे अपने बारे में भी बताता है। फिर वो नामी को ये भी बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जो कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट से रिलेटेड सभी चीज़ों पे काम करती है। और इन दोनों को बातें करते हुए नामी के फादर भी देख रहे थे। अब रात को नामी अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें करते करते सो जाती है, और जबकि दूसरी तरफ जॉन उसके मोबाइल को चेक करता रहता है, जिसकी वजह से वो उसके बारे में हर जानकारी, हर राज जान चुका था। अगली सुबह नामी अपने ऑफिस आती है। दरअसल वो एक ऑफिस में काम करती थी, जबकि दूसरी तरफ जॉन अपने पिछले शिकारी यानी जिस लड़की को उसने पहले कत्ल यानी उस लड़की को जिसको वो कत्ल कर चुका था उसकी तस्वीरें देख रहा होता है। और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसकी लाश जंगल में मिली थी। और अब वो अपना अगला शिकार नामी को चुनता है। अब हम देख पाते हैं कि नामी के पास उसकी बॉस आती है जो उसे बताती है कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और तुम भी बहुत अच्छा काम कर रही हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारी सैलरी दुगनी कर रही हूँ, यानी तुम्हारी सैलरी डबल हो रही है, लेकिन इसके बारे में अपनी किसी को को नहीं बताना। अब ये सारी बातें जून ने भी उस मोबाइल के थ्रू सुन ली थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जून के फादर घर आके अपनी वाइफ से जून के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन जून की माँ उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। हालांकि वो जानते हैं कि वो और उसकी माँ दोनों राब्ते में हैं और ये आपस में बातें करते रहते हैं। अब जून के फादर अपनी वाइफ को ये भी बताते हैं कि शहर में एक लड़की का कत्ल हुआ है और उसका शक मुझे जून पे है, और ये मैं जानता हूँ कि तुम और वो राब्ते में हो क्योंकि मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी। इस पे वो फ़ौरन कहती है कि नहीं, मैं नहीं मानती, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो आखिर किसी का खून क्यों करेगा। ठीक उसी वक्त ऑफिसर के दोस्त का मैसेज आता है जो कि उन्हें बताता है कि मुझे जून की लोकेशन का पता लग गया है, मतलब कि जहाँ पे वो रहता है उस जगह का पता। इधर नामी अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और वो काफ़ी खुश थी। अब जून नामी के घर जाता है, उसकी सारी चीज़ों को चेक करने लगता है और यहाँ पे उसे नामी का एक और मोबाइल भी मिलता है जिसे वो यूज़ किया करती थी, यानी वो एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल यूज़ करती थी। और यहाँ पे ऑफिसर का दोस्त उसे बताता है कि जो जगह मैंने आपको बताई है यानी जून की लोकेशन, वहाँ पे वो सबसे छुप के रह रहा है और वो अक्सर अपनी जगह बदलता रहता है। तभी वो ऑफिसर यानी जून के डैड अपनी पूरी तैयारी के साथ उस तरफ निकल पड़ते हैं, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं। और यहाँ पे उन्हें कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें उसने 8 लड़कियों के बारे में लिखा हुआ था, और 9वें नंबर पे थी नामी जो कि शिकार बनने ही वाली थी। इससे पहले जून ने जिस लड़की को कत्ल किया था उसके बारे में भी उसने सेम वैसे ही नोट बनाए थे। उसकी फैमिली कौन है, किससे क्लोज रहती है, किससे कम बात होती है और क्या करती है, और सेम इसी तरह उसने नामी के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख रखी थी। और यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर को ये भी पता लग जाता है कि जो बॉडी उन्हें माउंटेन पे मिली थी वो इसी लड़की की बॉडी थी, और उसकी कुछ पिक्चर्स भी वहाँ पे मिल जाती हैं जो कि जॉन की लास्ट विक्टिम थी। अब इससे पहले कि वो कुछ और पता कर जाते, जॉन वहाँ पे आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि उसके घर के अंदर कोई है। अब जॉन चुपके से अपने फादर को मैसेज करता है और उन्हें बहाने से बाहर बुलाता है, और जब वो वापस अंदर जाते हैं तो जॉन वहाँ की हर चीज़, वहाँ के सबूत, पेपर्स, सारे कागजात को बर्बाद कर चुका था। अब जॉन फिर से नामी के होटल में जाता है, उसके फादर से मिलता है और उनसे भी यही बात कहता है कि मैं यहाँ पे आता रहता हूँ और यहाँ की सबसे खास शराब मांगता है। इसे देख के नामी के फादर समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं है। फिर वो नामी से बातें करने लगता है, और रात के समय जब वो बाप बेटी घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में नामी के फादर से कहते हैं कि जॉन हमसे झूठ बोल रहा है, वो हमसे कोई चीज़ छुपा रहा है, वो होटल में दूसरी बार आया है और इससे पहले वो कभी नहीं आया, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा तो तुम उससे दूर रहो। इस पे नामी उसे कहती है कि डैड मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन ठीक है मैं उससे दूर रहूंगी। और अब उनके दरमियान में होने वाली सारी बातें जून भी सुन रहा था। रात के वक्त वो अपने दोस्त से मिलती है और उसे जून के बारे में बातें करने लगती है, और उसे ये भी बताती है कि अगर वो अपना थोड़ा सा हुलिया बदले यानी बाल छोटे करवा दे और ग्लासेस उतार दे वो बहुत ही हैंडसम लगेगा। अब उसकी दोस्त भी जून से मिलना चाहती है, जिसपे नामी उससे वादा कर लेती है
है कि वो उसे जल्द ही जून से मिलवाएगी। अब ऑफिसर उस मरने वाली लड़की के घर जाते हैं और उसकी मदर से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताती है कि मेरी बेटी का मोबाइल कहीं गिर गया था और फिर उसकी स्क्रीन टूट गई और मेरी बेटी को मोबाइल एक रिपेयर शॉप से मिला था और उसके बाद से उसके साथ अजीब चीजें होना शुरू हो गई। उसके बाद किसी ने उसे मार डाला। इस पे वो ऑफिसर उस मदर से वादा करता है कि आप परेशान ना हो, हम उसके कातिल को ढूंढ के ही रहेंगे। अब नामी के फादर किसी काम से बाहर आते हैं तो जून उन पे हमला करके उन्हें पकड़ लेता है। अब इसी रात जंगल से पुलिस वालों को 8 लाशें एक साथ मिलती हैं, जिसे देख के पुलिस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। अब अगली सुबह जब नामी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके मोबाइल पे उसके बॉस की 8 कॉल्स लगी हुई थी। इसके अलावा उसे अपने मोबाइल से बहुत से मैसेजेस भी नज़र आते हैं, जिसमें उसने अपने दोस्तों को काफ़ी बुरा भला कहा होता है और इसके अलावा अपने बॉस के बारे में भी काफ़ी उल्टी सीधी बातें की हुई थी और एक पोस्ट भी डाली हुई थी जिसमें उसने बताया था कि बॉस ने उसकी सैलरी दुगनी कर दी है। फिर वो भाग के अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पे उसके सारे कोलीग्स उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो सबको बताती है कि मुझे नहीं पता ये सब किसने किया है, मैंने कोई मैसेज नहीं किया और कोई पोस्ट नहीं डाली, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता और उसे वहाँ से निकलने को कहते हैं। अब वो अपने बॉस से भी बात करती है, लेकिन उसकी बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया था। वो अपनी बॉस को भी बताती है कि कोई मैसेज कोई पोस्ट उसने नहीं डाली और उसे लगता है कि किसी ने उसके मोबाइल को हैक कर लिया है और उसी ने ये सब कुछ किया है। इस पे उसकी बॉस उसे साबित करने के लिए कहती है और उसे धक्के मार के ऑफिस से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे सारी सिचुएशन बता के रोने लगती है। इस पे उसकी दोस्त उसे सहारा देती है और उसे संभालती है। ये सब कुछ जून भी देख लेता है। वो सोचता है कि नामी अपनी दोस्त के सबसे ज़्यादा करीब है, तो सबसे पहले मुझे इसकी दोस्त को रास्ते से हटाना होगा। वो और उसकी दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और इसके बारे में सब कुछ बताती हैं, लेकिन ऑफिसर उनसे कहता है कि ये सब कुछ आपके साथ ऑनलाइन हुआ है, इसलिए हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने भी ये सब कुछ किया है हम उसे नहीं पकड़ सकते। ये सुन के उसकी दोस्त को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। जून अब नॉमी के फादर के घर पे रह रहा था, क्योंकि उसने उन्हें यहाँ पे बांध के रखा था और वो उनके मोबाइल से नॉमी को मैसेजेस भी करता रहता है ताकि उसे शक ना हो कि मेरे फादर को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब वो होटल में आके बातें करने लगते हैं कि ऐसा आखिरकार कौन कर सकता है, और वो बात करते हैं कि इस मामले के लिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इंटरनेट और कंप्यूटर को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हो। तभी वहाँ पे जून भी आ गया था, जिसके लिए नामी जूस लेने के लिए जाती है और वो जून से इस मामले में हेल्प मांगते हैं। तो जून नामी के मोबाइल को चेक करके बताता है कि किसी ने तुम्हारा मोबाइल हैक किया हुआ है और इसी की मदद से उसने तुम पे नज़र रखी हुई है, तुम जहाँ पे जो भी करोगी वो तुम्हें देख पाएगा। उसने तुम्हारे मोबाइल में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है जिसकी मदद से वो तुम्हारे मोबाइल को अपने तरीके से चला सकता है। फिर वो नॉमी को होटल के बाहर लाता है और उसे बताता है कि ये काम तुम्हारे किसी करीबी का है, किसी ऐसे करीबी का जिसे तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड पता है, क्योंकि पासवर्ड खुलने के बाद ही उसने ये सब कुछ किया है। अब ये सुन के नामी का सारा शक अपने दोस्त पे जाता है और जब वो होटल में आती है तो उसकी दोस्त उसे बताती पुलिस वालों को एक साथ 8 लाशें मिली हैं। नामी की दोस्त ये नोट कर लेती है कि नामी मुझसे बात नहीं कर रही और उसका मूड भी ऑफ हो गया है। क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? ये सुन के नामी भड़क जाती है तो वो अपनी दोस्त को कहती है कि मुझे तुम पे शक है कि तुम्हें नहीं ये सब कुछ मेरे साथ किया है, क्योंकि मेरे मोबाइल का पासवर्ड सिर्फ तुम्हें ही पता है। तो वो इससे कहती है कि तुम कल के लड़के आए जून की वजह से मुझ पे शक कर रही हो, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ। इतना कह के वो नामी से अपनी दोस्ती तोड़ के चली जाती है। वो काफ़ी दुखी थी और रो रही थी और ये सब कुछ जून भी देख रहा होता है। उधर पुलिस मरने वालों की जब लाशें उठा रही थी तो उनका सामान भी चेक किया जाता है, जिसे देख के ऑफिसर काफ़ी परेशान हो जाता है और उनका दोस्त उन्हें कहता है कि ये सब कुछ आपका बेटा ही कर रहा है और हमें उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई हैं। तो ऑफिसर उससे कहता है कि तुम सबसे पहले उस शॉप को ढूंढो जहाँ पे जॉन काम करता है। इस पे उसका साथी हाँ बोलता है और वो अपने काम के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम नामी को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल पे अपने दोस्त की वीडियोस देख रही थी और ये देख के वो काफ़ी दुखी होती है और फिर वो सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और फिर वो गुस्से में इस फाइल को फेंकती है तो उसकी स्क्रीन टूट जाती है। और दूसरी तरफ उस पुलिस वाले को और उसके साथी को जून की दुकान मिल जाती है, लेकिन उसने यहाँ की हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन कुछ पेपर्स के जरिए से उन्हें 8 कस्टमर का पता लगता है जो
कि कोई और नहीं बल्कि वही लोग थे जिनकी डेड बॉडीज उन्हें मिली थी। तो ऑफिसर उससे कहते हैं कि मुझे 9वें शख्स के बारे में भी पता है जो कि एक लड़की है जिसका नाम नामी है और उसकी डिटेल मुझे जून के घर से भी मिली थी, तो अब हमें उसे बचा लेना चाहिए। जिसमें उस ऑफिसर का साथी ये कहता है ये सब हमें न्यूज़ में भी चला देना चाहिए ताकि जून को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इतने में नामी भी वहाँ पे आ जाती है जो कि इन दोनों ऑफिसर की बातें सुन लेती है और वो समझ जाती है कि कोई और नहीं बल्कि जून ने ही मुझे फंसाया है। उसी ने मेरा मोबाइल रिपेयर करने के लिए लिया और मेरा मोबाइल को हैक कर लिया और उसी ने मेरे मोबाइल से वो पोस्ट और मैसेजेस किए थे जिसकी वजह से मैं अकेली हूँ। मेरे पास नौकरी भी नहीं है और मेरी इतनी अच्छी दोस्त मुझे छोड़ के चली गई। और मजीद इस पे ये कि वो जून की कंपनी में कॉल करती है। उसे पता लगता है कि इस नाम का कोई भी शख्स यहाँ पे काम नहीं करता। ये सुन के नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि मैं इसका बदला उसे लेके ही रहूँगी, उसे सबक सिखा के ही रहूँगी। और उसकी बातें ऑफिसर भी सुन लेते हैं लेकिन वो उसे ये नहीं बताते कि वो एक सीरियल किलर भी है, यानी कि एक खूनी जिसने ना जाने कितने लोगों को मार दिया है। लेकिन वो उसे ये कहते हैं कि हम भी जून को पकड़ना चाहते हैं, वो अच्छा लड़का नहीं है। इस पे नामी उन्हें एक आइडिया देती है और नामी उन्हें कहती है कि मैं उसे अपने घर बुलाऊंगी और फिर मैं आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आप वहाँ पे आ जाना और उसे गिरफ्तार कर लेना। जिस पे वो ऑफिसर भी मान जाते हैं। अब नामी जून को मैसेज करती है और उसे अपने घर बुलाती है, जबकि उसके घर के बाहर एक गाड़ी में दोनों पुलिस ऑफिसर जून का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब जून नामी की ख्वाहिश के मुताबिक अपना हुलिया चेंज करता है। वो अपने बाल छोटे कर देता है और अपना चश्मा उतार देता है। वो उससे मिलने के लिए उसके घर की तरफ जाता है, जबकि नामी अपने घर में उसके लिए तैयार हो रही होती है। तभी जून जब आगे बढ़ रहा था तो दोनों पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसका चेहरा देख के वो समझ जाते हैं कि ये जून नहीं बल्कि कोई और है। दरअसल हुलिया बदलने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाते। अब जून उन्हें धमकाने लगता है, मैं तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट करूँगा क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मासूम हूँ और तुम लोग मुझे परेशान करके मुझे गन दिखा रहे हो। तभी उस ऑफिसर का साथी कहता है कि दरअसल हमें गलत फहमी हो गई थी, हम एक कातिल को ढूंढ रहे थे। इस पे जून उन्हें कहता है खैर देख लूँगा तुम्हें, इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद दोनों ऑफिसर ऊपर आते हैं और वो नामी से मिलते हैं और नामी उन्हें बताती है कि जून का मैसेज आया है जो कि उसे बता रहा था कि आज वो बिज़ी है तो वो फिर कभी मिलेगा। तभी इस पुलिस ऑफिसर को किसी की कॉल आती है जो कि उसे ये बताता है कि सबको पता लग गया है जिसने ये कत्ल किए हैं कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है, तो इसलिए आपको इस केस से दूर रहना होगा ताकि आपको किसी किस्म का खतरा ना हो। ये सुन के वो ऑफिसर काफ़ी परेशान हो जाता है। तभी नामी अपने दूसरे मोबाइल को निकालती है और उसमें सिम और अपना मेमोरी कार्ड डालती है और उसे ऑन करके घर से बाहर आती है। तो ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए तुम किसी ऐसी जगह चली जाओ जहाँ पे तुम सेफ़ हो। तभी वो कहती है कि मैं अपने डैड के घर चली जाती हूँ, वही मेरे लिए एक सेफ़ जगह है। और जिसके बाद वो ऑफिसर के साथ उस जगह के लिए चली जाती है। वहाँ पे पहुँचने पर ऑफिसर उसे अपना कार्ड देता है और वो कहती है ठीक है, जो भी हुआ मैं आपसे राब्ते में रहूँगी। और वो अपने घर के अंदर चली जाती है और अंदर आके वो अपने डैड को आवाज़ लगाने लगती है। तभी अंदर जाके जब वो मोबाइल यूज़ कर रही थी तो उसे जून के नए नंबर से मैसेज आता है और जब वो इसे कॉल करती है तो फ़ोन की आवाज़ उसके आसपास से यानी उसके घर से ही आ रही थी। वो चौंक जाती है और फ़ौरन से ऊपर जाके चेक करती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डर गई थी और इसीलिए वो ऑफिसर को कॉल करने लगती है और जिसके साथ ही उसका मोबाइल खुद ब खुद चलने लगता है, जिसे देख के वो समझ गई थी कि जून ने इस मोबाइल को भी हैक कर लिया है। उसे अपने डैड की फ़िक्र होने लगी थी, इसलिए वो अपने डैड को ढूंढने लगती है और तभी उसे वहाँ पे जून मिल जाता है जो उसे कहता है कि तुम अगर अपने डैड को ज़िंदा देखना चाहती हो तो अभी उन ऑफिसर को मैसेज करो, उनसे कहो कि तुम सेफ़ हो, बिल्कुल ठीक हो, आप फिक्र ना करना, हम 2 दिन बाद मिलेंगे। अब ना चाहते हुए भी नैमी अपने फादर को बचाने के लिए उन्हें मैसेज कर ही देती है और वो उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो उससे बताता है कि मुझे तुम्हारा मोबाइल एक बस में मिला था और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना शिकार चुना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे मोबाइल के ज़रिए से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग सकता था, तो भला मैं तुम्हें फिर कैसे छोड़ता। तभी वो नामी को बाथरूम में उसके फादर के पास लाता है जहाँ पे उसने इन्हें बांध के रखा था और वो इसे मारने की धमकी देता है। तभी नामी उससे कहती है कि तुम मेरे डैड को ना मारो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुन के जून उसे खुद को टेप से बांधने का कहता है
और जब नामी अपने आप को टेप से बंद कर देती है तो जून उसके डैड को मारने के लिए टब में पानी छोड़ देता है। दुखी होकर वो रोने लगती है और साथ ही जून को बुरा भला भी कहती है। तभी वो उसके मुंह पे भी टेप लगा के उसी बार टब में छोड़ देता है, जो कि पूरा पानी से भर चुका था। और फिर वो उसकी तस्वीरें बना के उसकी बेबसी पे हंस रहा था। और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर उसे ऑफिसर का कार्ड मिलता है, जिसके पीछे उन्होंने लिखा था कि नामी सिर्फ कॉल करना, मैसेज नहीं। अब जून ने चूँकि नामी से मैसेज करवाया था तो इसलिए उन्हें पता लग गया था कि ये सब कुछ जून कर रहा है, जिसका मतलब ये था कि वो यहाँ पे आ रहे थे जून को पकड़ने के लिए। अब जून को पता लग गया था कि वो यहाँ पे आ चुके हैं और वो ऑफिसर के साथी को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे जून के फादर आके उस पे गन पॉइंट कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑफिसर उससे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है कि तभी वो ऑफिसर उससे पूछता है कि मेरा बेटा जून कहाँ है। तो वो लड़का रोते हुए कहता है कि मैं ही जून हूँ। तभी उस पुलिस ऑफिसर का साथी नामी और उसके साथी को पावर टब से बाहर निकाल देते हैं, जिसमें नामी तो बच गई थी लेकिन उसके फादर को होश नहीं आ रहा था। वो ऑफिसर उसके बैग को खोलता है तो यहाँ पे पता लगता है असली सच्चाई। तो टोटल उसके 8 विक्टिम नहीं बल्कि 9 विक्टिम थे। तो सबसे पहले इस किलर ने इस पुलिस ऑफिसर के असली बेटे यानी जॉन को मारा था, जो कि बुरा था ही नहीं, बस वो किसी नाराज़गी की वजह से घर छोड़ के चला गया था और इस किलर का शिकार हो गया, जिसके बारे में उसने सारे नोट्स बनाए हुए थे जिस पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। और उसी की आइडेंटिटी लेके उसको सबके सामने किलर के तौर पे पेश कर दिया, जिसकी वजह से सब लोग उसी को किलर मानेंगे। अब ये पुलिस ऑफिसर उसके मोबाइल को भी देखता है जिसके अंदर उसके बेटे की आखिरी टाइम की तस्वीरें थी। अब वो दुख और गुस्से से टूट जाता है और उसे शूट करने वाला होता है और वो किलर उसे मैनिपुलेट करने लगता है। उसे कहता है कि जून बन के तुम्हारी वाइफ से कौन बात करेगा, और वो पुलिस ऑफिसर उसे शूट नहीं कर पाता। अब तभी नामी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर के साथी की गन देके आती है और उसे शूट कर देती है और उसके डैड को भी बचा लिया गया था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर ने नामी के ऊपर से वो केस मिटवा दिया था और असली कातिल पकड़ा भी जा चुका था और ख़त्म हो चुका था। नामी अपने फादर और अपनी दोस्त के साथ हैप्पी लाइफ में वापस चली गई थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा डर बैठा रहेगा कि वो किसी ऐसे इंसान का फिर से शिकार ना हो जाए। और इसके साथ ही मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।